और मेरे पास ऐसे बच्चे बहुत आते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स बहुत आते हैं जो 8-8 साल 10-10 साल काम करने के बाद ये होता है कि ये नहीं करना है, मैं यहाँ क्यों हूँ मुझे नहीं पता है। और स्ट्रीम में भी बच्चों की हालत ये है कि आप किसी से पूछोगे क्या करना है बेटा, क्या सोचा है अपने लिए, तो IIT IIM, भैया IIT IIM कॉलेज है, करना क्या है लाइफ में। फिर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा मतलब जो बचपन में देख रहा है वही करता है, मतलब जैसे काफी हद तक माँ बाप जो कर रहे हैं, जो लाइफस्टाइल है उनकी, या जो देखते हुए आप बच्चे को कुछ भी बोलो वो बोल के कुछ नहीं मानेगा, जो वो आपको देख रहा होगा करते हुए। अगर आप झूठ बोलते होगे तो वो भी झूठ बोलेगा, अगर आप किसी चीज़ को किसी तरीके से पर्सपेक्टिव में देख रहे हो तो वो बच्चा भी आपके पर्सपेक्टिव से ही देखने लगता है। काफी हद तक ऐसे ही होता है। आई थिंक पेरेंट बनने से पहले नहीं, ये शादी से पहले डिस्कस हो जाना चाहिए। I think Brad Pitt and Angelina Jolie, they divorced precisely because on those grounds that they wanted to raise their children in very different ways. आप उस बच्चे को लेजी बना रहे हो, आप उस बच्चे को डेली प्रिविलेज बना रहे हो और उसको प्रिविलेज का एहसास भी नहीं हो रहा है। बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता है कि सेविंग कैसे करनी है। हम नौकरी शुरू करते हैं, नौकरी का मतलब होता है कि अच्छा ठीक है नौकरी मिल गई, अच्छा पैसे अब मेरे हाथ में आ रहे हैं, तो तुरंत ही हम सबसे पहले अपना किराए का घर ढूंढने चल देते हैं कि अब हम अकेले रहेंगे। सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करिए। इमरजेंसी फंड की एक बेसिक डेफिनेशन है, आपको जो तनख्वाह मिलती है महीने की, उसका जो बेसिक होता है 12 महीने की बेसिक आपके पास बैंक अकाउंट में जमा होनी चाहिए। 8 लोगों के केसेस आए हैं कोटा में, सुसाइडल केसेस, और ऐसा क्या है जो वो लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट कंसिडर कर रहे हैं? क्या वो मनी रिलेटेड है, करियर रिलेटेड है, कि एक इंसान सुसाइड तक भी कर सकता है, एक छोटा बच्चा? लोनलीनेस, मेंटल हेल्थ, सैडनेस, ये सब सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इन सब की रीजंस हैं पीछे से आपकी अपब्रिंगिंग, मे बी आपके पेरेंट्स का माहौल, आपका आसपास सोशल सर्कल, इन सब पे डिपेंड करता है कि आज की डेट में जो आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं उसकी वजह क्या है। आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए शायद आपको उस पर थोड़ा और नॉलेज लेने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग के बारे में, हम बात कर रहे हैं करियर ग्रोथ के बारे में, बट एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं अच्छे इंसान बनने के तरीके के बारे में। इसमें आप जानेंगे कि कुछ टिप्स ऐसी आप कौन सी फॉलो कर सकते हो जो एक रूटीन में लाकर आप अपनी दिनचर्या को बेटर कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर डेली बेसिस पे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें लाइफ में फुलफिल्ड फील नहीं हो रहा, सब कुछ पाने के बावजूद भी आप अधूरा फील करते हो। इन सब के पीछे रीजंस क्या है उसे जानेंगे, और आज इसी ज़रिए हम मिल रहे हैं श्वेता खन्ना भंडराल, अ करियर काउंसलर, अ विजुअल स्टोरी टेलर एंड अ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर। She is a very unique personality. I have spoken to her personally. She can guide and help you to get your calling. आपकी calling को जानने में वो आपकी मदद कर सकती हैं। Hello ma'am, welcome to our show first of all. And my first question would be of course कि आपकी ये जो जर्नी रही है काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी वैरायटी में रही है, बट आपने करियर काउंसलिंग ही क्यों चूज़ की? एंड आई जस्ट वांट योर जर्नी। ओके, तो करियर काउंसलिंग एक पॉइंट के बाद समझ में आया कि करनी है। अक्सर ऐसे हमारे समय में कोई काउंसलर्स नहीं होते थे तो हमें बता दें कि आपका ये करियर हो सकता है या इस पाथ पे जाइए और आप ये बेहतर कर सकते हैं। उस समय जो सोचा तो वो ये सोचा कि अच्छा ठीक है सोशल वर्क और जर्नलिज्म करेंगे। उसको देखते हुए हमें ये भी नहीं पता था कि जर्नलिज्म करने के लिए पॉलिटिकल साइंस ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन क्योंकि करनी थी तो कर ली। हमें लगा नहीं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बनेंगे, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करते हैं, ठीक है। फिर हम बॉम्बे चले गए अपना पीजी करने। जब पीजी करने बॉम्बे गए तो वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो बिजनेस सेक्टर में मिली, क्योंकि बॉम्बे बिजनेस नगरी है। करना कुछ था, करते करते बिजनेस में पहुंच गए। लेकिन एक चीज़ थी जो ये था कि सीखते जाना है। अगर बिजनेस, मैथ्स में हमेशा से मैं बहुत वीक थी, तो बिजनेस से मेरा लेना देना मुझे लगता था कि कम ही रहेगा, उतना जितना कम रहे उतना अच्छा है।
लेकिन वही इसे कहते हैं ना कि आपको कहाँ कौन ले जा रहा है, जब जो होना है सब तब सो होता ही है. यू कांट रियली काइंड ऑफ डू एनीथिंग अबाउट इट. व्हाट यू कैन प्रोबेबली डू इज दैट यू कैन वर्क वेल इन दैट डायरेक्शन. मतलब आप जो चीज़ आपको उस वक्त सीखने मिल रही है आप धड़ाधड़ सीखते जाइए और करते जाइए, क्योंकि दैट मीन्स आप उसमें, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए. अगर आपके सामने कोई चीज़ आई है ऐसे, तो वो अपॉर्चुनिटी है, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और आगे बढ़िए. वही किया और उसी अपॉर्चुनिटी से फिर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती चली गई. टेलीविज़न में नौकरी, बहुत साल रिपोर्टिंग करी, रिपोर्टिंग करके फिर एक बार लगा अच्छा फिर से ट्राई करते हैं पॉलिटिकल, क्या पता कुछ करने मिल जाए. लेकिन फाइनली नज़र आया कि जो हम कर रहे हैं, जो इसमें हमने एक्सपर्टीज़ हासिल करी है, हम it's not about business, it's not about maths, it's not about politics. Actually आपके अंदर कुछ skills हैं, वो skills काम आ रही हैं. वो skill है visual storytelling की, वो skill है कैमरे पे बात करने की, वो skill है जनरली लोगों से बातचीत करने की और उनमें नेटवर्क करने की, वो skill है सीखने की, लगातार कुछ नया सीखने की. तो वो skills बाद में पता लगी कि अच्छा ये skills काम आ रही हैं. तो जब ऐसे स्टेज पे पहुंचे लाइफ में कि अच्छा ठीक है, अब हम मेरे पास एक टीम हुआ करती थी, तो 15-17 ये बहुत यंग बच्चे थे. उनमें से कई ऐसे थे जो इस फील्ड में तो थे, लेकिन शायद इस फील्ड में उतना एंजॉय नहीं कर रहे थे. जर्नलिस्ट बन तो गए थे पर बनना नहीं चाहते थे. तो मैंने उनको encourage किया कि आप दूसरे जो भी बनना चाहते हो वो करके देखो. And I gave them time, space and everything. And some of them were even shocked कि आप हमसे बोल रहे हो कि हम मीडिया छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ के कुछ और करने चले जाएं. तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो शायद तुम्हारी कॉलिंग है, you know. और ये बात मुझे अपने ऊपर भी लागू करनी थी इवेंचुअली. ठीक है, तो ये हुआ कि अच्छा ठीक है, शुरुआत कहाँ से करी जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं करियर में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं. तो शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर लगा कि अच्छा मेरी आई हैव अ डॉटर हु इज नाउ इन क्लास 10th, तो बिटिया भी हो गई थी. तो लगा कि अब इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि सडनली कुछ छोड़ के कुछ कर दे, लेकिन हाँ साइड लाइन्स पे पैरेलल हमेशा आप टाइम निकाल सकते हैं. और बॉम्बे एक ऐसी नगरी है ना, आपको बहुत काम करना सिखाती है. तो सुबह मैं कॉलेज में पढ़ाने जाती थी और अच्छे मास्टर्स के कॉलेजेस थे जिन्होंने एज अ गेस्ट फैकल्टी आपको लेना शुरू कर दिया, बिकॉज दे वर ऑल्सो वेरी प्रोग्रेसिव इन देयर थॉट प्रोसेस कि हाँ कोई इंडस्ट्री से आके हमें पढ़ा रहा है. बात ये थी कि जब वो बच्चे इंटरव्यू देने नए बच्चे आते थे तो भी उन्हें कंफ्यूज लगते थे, ना वो उनके पास स्किल्स होती थी. तो जो करिकुलम वहाँ पढ़ाया जा रहा था, ये इंस्टीट्यूट वालों को भी मालूम था, बच्चों को भी मालूम था कि ये इंडस्ट्री से रिलेट नहीं कर पा रहा है अभी तक. तो एक अपॉर्चुनिटी थी वहां पे अगेन, तो वो अपॉर्चुनिटी को लिया और वहां पे पैरेलल करियर एक बिल्ड होता चला गया. जैसे जैसे वो बिल्ड हुआ, बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट में आए और उन्होंने बोला कि मैम आप काउंसलिंग क्यों नहीं करते, आप हमारे मेंटर क्यों नहीं बन जाते. अच्छा, ये शब्द पहले नहीं सुने थे. ठीक है, तो पता किया कि भाई होता क्या है और करता क्या है. तो ऐसा शिफ्ट नहीं मारा, लेकिन ये डिसाइड कर कुछ बच्चों का मेंटर बन गए, कुछ के मतलब ऑन प्रो बोनो बेसिस आप करते चले गए. जो आपके पास आता चला गया आप उसको यू नो हेल्प लेते चले गए. देन ऑब्वियसली 2019 के आसपास डिसाइड किया कि ये फुल टाइम किया जाए, क्योंकि इसकी नीड बहुत ज़्यादा है. कोविड के टाइम पे, जस्ट बिफोर कोविड एक्चुअली आई वुड से, एंड रॉन्ग टाइमिंग दो, बट अगेन जो जब होना है सो तब होता है. तो उस टाइम नौकरी छोड़ी और सोचा कि इसकी ज़रूरत, हम आई एम अ पंजाबी मैरिड टू अ हिमाचली, और मैंने सोचा, मेरे इन लॉज हिमाचल में रहते हैं, हमने डिसीजन लिया कि हम वहाँ जाएंगे. और वो एक गांव में रहते हैं, उन्होंने अच्छा मतलब फार्म हाउस जैसा है, तो अच्छी व्यवस्था है और गांव काफ़ी अच्छा है और पठानकोट जैसे शहरों के काफ़ी पास है, जहाँ पे हम जितनी बार घर जाते थे हमें लगता था यहाँ कितनी नीड है, हर बच्चा आपके पास आ रहा है, हमें ये बता दीजिए, ये सिखा दीजिए, यहाँ जाना है तो क्या करें, वहाँ जाना है तो क्या करें. तो लगा यार इट्स नाउ इवेंचुअली टाइम टू गिव बैक वॉट एवर यू हैव लर्नड. Okay, not probably give back in terms of money, but this is our wealth. Knowledge is the wealth that I have, you know, and skills is the wealth that I have. So that is what I can give. लेकिन probably time गलत था. तो जब तक हम सामान पैक करके निकलते तब तक
सारा देश लॉक हो गया। तो वो एक हल्का सा सेटबैक था, लेकिन लगा कि हो सकता है कि इसमें भी कोई अपॉर्चुनिटी छुपी हो। तो उस दौरान फिर लिखना शुरू कर दिया एक मैगजीन के लिए। साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी आई कि एक कोर्स आया ऑनलाइन, ऑफलाइन कोर्स होता था, उसका पहला ऑनलाइन बैच आया। उन्होंने, उस कंपनी ने कहा कि आप करियर काउंसलर हम आपको बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप जो काम करना चाह रहे हैं उसके अंदर आप एक स्किल, एक सर्टिफिकेशन हासिल कर लीजिए, आप उसको और बेहतर कर पाएंगे। तो वो करने का मौका मिला और उसके बाद देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक। उसके बाद सिर्फ यही होता रहा कि अच्छा ठीक है, आप मैं अगर भोपाल में हूँ आज तो भोपाल पहुंची मीडिया की वजह से, और मीडिया मेरा स्ट्रेंथ है। मतलब जिसे मैं ऐसे बोलती हूँ कि विजुअल स्टोरी टेलिंग हो गया, या लिखना हो गया, या कहानी सोचना और करना हो गया, कहानियाँ दिखना हो गया इधर उधर, कि जैसे रिपोर्टर कहानी ढूंढता है। तो वो सब मेरे डीएनए में है, वो अब रच बस चुका है। ठीक है, तो वो अब कभी भी सोते हुए भी कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको उठा के तो मैं 4 चीज़ें बता सकती हूँ। लेकिन ये नए अपॉर्चुनिटीज एंड लर्न करने की, तो करियर काउंसलिंग में मैं ऐसे पहुंची कि मुझे लगा कि ये ज़रूरत इस वक्त की है, और ये सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के बच्चों को या किसी एक तबके के बच्चों के लिए नहीं, ये ऊपर से नीचे तक सब जगह समस्या है। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो जब तक ये समझने लगते हैं कि उन्हें करना क्या है, उससे पहले उन्हें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताने लगते हैं कि उन्हें ये करना चाहिए। और वो ऐसा नहीं है कि ये कर सकते हो, देयर इज अ डिफरेंस कर सकने में और चाहिए में। तो वहाँ प्रॉब्लम आके अटकती है, और उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहती थी। और उस चीज़ को कि जितना स्किल डेवलप करेंगे हम, हमारे स्कूल्स बात नहीं करते हैं ना कि भैया कौन सा करियर, क्या करियर, कौन सा पाथ लेना चाहते हो, कुछ नहीं। ये स्ट्रीम चूज कर लीजिए तभी आप कुछ बन पाएंगे, ये कर लीजिए, ये सब्जेक्ट में एक्सेल करिए, मैथ्स करो मैथ्स करो मैथ्स करो। मुझे याद है हमारे बचपन में हमको मैथ्स की टेबल्स याद कराते थे। 20 तक की याद कर ली, 21 की करो, 22 की करो। उसने इतना खराब मेरे दिमाग में वो छोड़ा कि मुझे लगा कि मैं मैथ्स सबसे पहला सब्जेक्ट छोड़ूंगी, और वही मैंने किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं बिजनेस जर्नलिस्ट बनी, मैंने MBA किया। तो आप देखिए कि ऐसा नहीं था कि मैथ्स का एप्टीट्यूड नहीं था, ठीक है, लेकिन आपने इतना डरा दिया कि भाग गया बच्चा। ठीक है, तो वो बातें मुझे समझ में आई, और मुझे लगा कि अब इन चीज़ों की ज़रूरत है कि ये मैं और लोगों को, जितनों को समझा सकूं समझाऊं। इसलिए मैम इस पॉडकास्ट को हम और डीपर ले जाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे ऐसे कुछ और क्वेश्चंस पूछूंगी कि जो आप ऑफ कैमरा भी बता रहे थे कि बहुत बच्चों की कॉलिंग अलग होती है, जैसा कि अभी आपने कहा, और वो समझ नहीं पाते। बहुत समय तक हमने भी ये फेस किया, 25-26 ईयर्स तक हार्डली लाइक 80% लोग वो कर रहे होते हैं जो उन्हें करना ही नहीं होता, और 26 के बाद एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है। इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, और कॉलिंग जब आप बोलते हो तो वो क्या चीज़ है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी फील्ड में हैं, वो हमारी कॉलिंग भी हो सकती है, बट वो आफ्टर 5 ईयर्स चेंज हो गई है ना, या फिर हम उसके थ्रू इवॉल्व कर गए। तो इसका प्रोसेस और एक प्रोसीजर क्या है? तो एक तो लाइफ में ना हर चीज़ का प्रोसेस और प्रोसीजर नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब हम कॉलिंग बोल रहे हैं, तो जैसा मेरा ही जर्नी अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ, यहाँ पर मैंने शुरुआत करी थी काम करने की 1999 में। अबाउट 2009 आई स्टार्टेड, विच इज़ 10 years। मैंने दूसरा पैरेलल करियर शुरू कर दिया। अगेन 2015 में मैंने तीसरा करियर शुरू कर दिया। और मैं एक समय, अभी पिछले 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे थे जब मैं ये तीनों चीज़ें चला रही थी साथ में, ठीक है। अब क्योंकि एज ऐसी है तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को सीमित करा, थोड़ा और फोकस करा कि अच्छा ठीक है, अब सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे, अब सिर्फ जो है काउंसलिंग पर फोकस करेंगे। तो ट्रेनिंग और काउंसलिंग और मेंटरिंग और कोचिंग, ये रास्ता फाइनली लिया, बिकॉज एक्सपीरियंस और पढ़ाई सब कुछ वहाँ पर उस लेवल तक पहुँच गया था कि अब ये चीज़ पे आप फोकस कर सकते हैं। जब भी हम किसी एक, और मेरे पास ऐसे बच्चे बहुत आते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स बहुत आते हैं जो 8-8 साल 10-10 साल काम करने के बाद ये होता है कि ये नहीं करना है, मैं यहाँ क्यों हूँ मुझे नहीं पता है, एंड विच इज़ वेरी वैलिड। क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि एक स्ट्रीम पकड़ा देते हैं
और स्ट्रीम में भी बच्चों की हालत ये है कि आप किसी से पूछोगे क्या करना है बेटा, क्या सोचा है अपने लिए, तो IIT IIM, भैया IIT IIM कॉलेज है, करना क्या है लाइफ में, वहां से कुछ तो पढ़ के निकलते हैं ना। तो भाई तुम IIT में क्या पढ़ोगे, और वो पढ़ोगे तो वो क्यों पढ़ोगे, IIM जाओगे उसके बाद तो क्यों जाओगे। या अब थोड़ा सा रिड्यूस हो के अब बच्चे ऐसे कहते हैं मैम बीटेक और MBA, क्योंकि ये सबको पता है कि IIT में उतना तो मुश्किल है भाई, कैसे पहुंचेंगे। तो जो उससे नीचे वाला रंग होता है जिसको लगता है करना तो यही है लेकिन इतना नहीं पहुंच पाएंगे, तो बीटेक और MBA। अब बीटेक और MBA करके क्या, ये नहीं पता है मैम, ये तो सोचा नहीं अभी, तो फिर क्या सोच रहे थे अभी तक। यहाँ गड़बड़ होती है क्योंकि यहाँ से आप सोचना ही नहीं शुरू कर रहे हैं। आप अपनी कॉलिंग ढूंढना आसान काम नहीं है, ठीक है, और वो बदलती भी रहेगी और उसके साथ साथ आपको बदलते रहना चाहिए। वो अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आपने पहले 10 साल अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में कोडिंग करके काम करना सीख लिया है, या इनफैक्ट अभी मैं बहुत ही ब्रिलियंट एग्जांपल है आप यहाँ के लिए। मैं एक बच्चे से मिली, मेरी आदत है मैं बहुत बात करती हूँ, तो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी दिल्ली, और भोपाल का ही अपना बच्चा है, और उससे मैं मिली ट्रेन में, और मैंने देखा कि वो कुछ कर रहा था, तो मैंने कहा क्या करते हो आप, तो बोला डिज़ाइनर हूँ, एंड UX UI डिज़ाइनर। एंड तो मुझे एक्सप्लेन किया उसने UX UI क्या होता है, पर ऑब्वियसली तो मैंने कहा मैं करियर काउंसलर हूँ बच्चे, तो बोला कि ओ अच्छा फिर आपको पता होगा। मैं कहा हाँ। तो मैंने कहा तुमने वैसे क्या पढ़ाई करी है, तो उसने डिज़ाइन की पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी हुई है। वो क्लास 6-7 से उसने कोडिंग करनी सीख ली। उसके बाद बहुत अच्छा ग्रेट, कभी एकेडमिक उसका सीन रहा नहीं। उसने कॉमर्स ले ली, वो भी विदाउट मैथ्स। कह रहा है मैम किसी ने बताया ही नहीं कि विद मैथ्स ले लेते तो क्या हर्ज जाता। फिर उसने बस इतना कह रहा है कि किसी एक टीचर ने एक ढंग की सलाह जो दी, बोला कि कंप्यूटर साइंस ले लो साथ में क्योंकि तुम इसमें अच्छे हो। आज वो अच्छा खासा कमा रहा है, दिल्ली में एक स्टार्टअप में काम करता है, बहुत ही अच्छा, लोग फोन करके उसको नौकरी दे रहे हैं। एंड आई हैव सीन हिज डिजाइन्स, ही इज डज सम अमेजिंग वर्क। आप ये देखिए करियर कैसे बनता है। अभी कोई UX UI डिजाइन सोचेगा तो सोचेगा टेक्निकल फील्ड है, बीटेक करके आते हैं पहले, या कम से कम कोडिंग सीख लेते हैं, या कोडिंग करने के लिए भी बीटेक क्यों करना है, सिर्फ कोडिंग करने के लिए? तो कोडिंग तो आप कोई भी कर सकता है। अब तो ऐसा स्थिति हो गई है कि कोड AI भी लिख के दे देगा, तो क्यों करनी है? अचीव क्या करना है इज द पॉइंट। तो उसको पता लगा कि वो ही वाज टेलिंग मी कि मेरे को पहले लगा कि मैं कंप्यूटर व्हेन आई वाज कोडिंग एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, कोडिंग से ज़्यादा मेरी जो इंटरेस्ट है वो जब ये कोड बन के सामने आ रहा है और जो चीज़ बन के आ रही है, मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं यूज़र एक्सपीरियंस क्या दे पा रहा हूँ उससे, मैं उसका इंटरफेस कैसा रख पा रहा हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहा है। तो मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। कोई किसी यूनिवर्सिटी से बड़ा कोर्स नहीं किया, लेकिन लर्निंग अगेन, wherever you see the opportunity you learn and you move ahead. So that is what really helps and that is what gets you your calling. आपकी कॉलिंग आपको 4 साल बाद पता लगे, नौकरी करते करते उस नौकरी में पता लगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड विद प्रिंट, डिजिटल इनफैक्ट, ठीक है, तब पहला डिजिटल बूम जब आया था, और जब मैंने डिजिटल से शुरू किया तो मुझे लगा इसमें मेरी कॉलिंग रिपोर्टिंग है, क्योंकि मुझे बाहर फील्ड पे जाके काम करना ज्यादा पसंद आता है। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, मेरी कॉलिंग रिपोर्टिंग है, बट आई वुड रादर बी ऑन TV एंड देन रिपोर्ट, बिकॉज दैट इज व्हाट आई लाइक। एंड देन उसमें से आपको पता लगा कि अब आपकी स्किल्स क्या हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आगे के करियर को बढ़ाने के लिए। एक कोई पर्टिकुलर करियर, एक कोई पर्टिकुलर फील्ड और स्ट्रीम डेवलप होती है, वो कहीं से भी हो सकती है। आप बीटेक करके भी सोशल वर्क में जा सकते हैं, ऑफ कोर्स। आप कॉमर्स करके भी डिजाइनर बन सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज पढ़ के भी हेल्थ की फील्ड में काम कर सकते हैं एज अ सोशल वर्कर, या इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, या बिजनेस जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने स्ट्रीम्स हमारे दिमाग में बट गई हैं क्योंकि वो एक प्रथा चली आ रही है। तो गीता में बार बार कृष्ण जी यही कहते हैं कि प्रथा जो है वो तोड़ी जानी चाहिए जब जरूरी हो।
मैम आप ये सब जो बात कर रहे हैं मेरे दिमाग में मेरा बचपन घूम रहा है कि कैसे मतलब मैं अपनी नाना जी से वास्तु और एस्ट्रोलॉजी सीखती थी बचपन में, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं बड़े होकर आर्किटेक्ट लेने वाली हूँ, और फिर आर्किटेक्चर में भी अब जाके वास्तु इंक्लूड हुआ है एज अ सब्जेक्ट। तो ये धीरे धीरे कैसे चीज़ें कनेक्ट हुई हैं, यूनिवर्स ही कहीं ना कहीं आपको एक हर प्रोसेस में टूल्स ला के देता है, और अगर आप उसमें एक्सपर्टीज लाते जाते हो तो आप खुद एक बड़ा कुछ प्रोडक्ट बनते हो जो आगे के लिए विजन के लिए काम आता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैम इसी प्रोसेस में लेकिन जैसा आपने कहा एक्सप्लोर करने की एक टेंडेंसी होनी चाहिए बच्चे के अंदर, बचपन से एक्सप्लोर करने की टेंडेंसी, जो कि एक पेरेंट का रोल प्ले सबसे ज़्यादा मेजर है उसमें। और वहाँ हम आते हैं इंडियन पेरेंट्स की थिंकिंग, और बी इट कंपैरिजन, बी इट लाइक किलिंग योर क्यूरियोसिटी, ऐसे कुछ कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो इंडियन पेरेंट्स में खासकर देखे जाते हैं कि बचपन से ही क्वेश्चन पूछने की जो एक क्यूरियोसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। कई बार पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं कि आपको वो कन्फाइन करने लगते हैं एक बाउंड्री में, और या तो कंपेयर कर करके आपके अंदर एक पहले से ही मॉडल क्रिएट कर देते हैं कि आपको अगर अच्छा सक्सेसफुल फील होना है तो इससे बेटर होना चाहिए या इससे बेटर होना चाहिए। तो इस बारे में प्लीज़ मैम कुछ। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है एक्चुअली ये, एंड again I have been very lucky, thank God, to have the parents that I have, because एक चीज़ जो उन्होंने करी, and I take all my good parenting tips from them, उन्होंने कभी भी लाइफ में हमें ये नहीं कहा कि तुम्हें ये बनना है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे जो हमें हमारे सामने दिखते थे, जो उस समय PMT होता था, नीट नहीं होता था मेडिकल के लिए, उसकी तैयारियां कर रहे थे, इंजीनियर बन रहे थे, सब हो रहा था हमारे आसपास, CA बन रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन हमारे माँ बाप ने एक बार भी मुड़ के हमसे ये नहीं कहा कि तुम्हें ये बनना है और तुम्हें ये पढ़ाई करनी है। नहीं, हम उनकी जिंदगी से सीखते चले गए। वो जो करते दिख रहे थे हम उससे सीखते चले गए। लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए लोगों की मदद करना, बिना किसी झिझक के सारा टाइम लगे रहना। माई मदर वॉज एट वन पॉइंट रनिंग, शी वॉज अ होम मेकर एंड दो BA B.Ed बट डिडंट वर्क इन दिल्ली, यू नो, पहले जहाँ शादी से पहले काम करती थी तो करती थी, पर जब ज़रूरत पड़ी तो उनके पास उन्होंने 2 बिजनेस एक साथ चलाए, एंड बोथ ऑफ देम वर डूइंग वेरी वेल। उन्हीं से सीखा कि कैसे शुरू होना है। हमारे पेरेंट्स ने कभी भी हमसे ये मत करो, ये सवाल मत पूछो, ये सब किया ही नहीं। हमारे टीचर्स ने जरूर किया होगा कभी पे कहीं कहीं, और बहुत सारे और लोग थे हमारे साथ ये करने के लिए। वी वर इन अ जॉइंट फैमिली, सो देयर वर लॉट ऑफ अदर पीपल हु वुड डू दैट, बट नहीं इज वन थिंग दैट पेरेंट्स हैव टू डू अवे विद। अच्छा, मॉडर्न पेरेंट्स के साथ क्या हुआ है ना कि नहीं डू अवे करने के चक्कर में उन्होंने सब कुछ के लिए हाँ करने शुरू कर दी है। तो दैट इज लाइक रियली काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक है, तो उसमें ये हुआ है कि हमें ये सब नहीं मिला, हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, हमें एक प्रोसेस फॉलो करना था, एक स्ट्रक्चर फॉलो करना था, तो हम अपने बच्चे के साथ ये नहीं करेंगे। देयर हैज टू बी some basic ground rules to put those ethics right in your kid. पर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा मतलब जो बचपन में देख रहा है वही करता है, मतलब जैसे काफी हद तक माँ बाप जो कर रहे हैं, जो लाइफस्टाइल है उनकी, या जो देखते हुए आप बच्चे को कुछ भी बोलो वो बोल के कुछ नहीं मानेगा। जो वो आपको देख रहा होगा करते हुए, अगर आप झूठ बोलते होगे तो वो भी झूठ बोलेगा। अगर आप किसी चीज को किसी तरीके से पर्सपेक्टिव में देख रहे हो तो वो बच्चा भी आपके पर्सपेक्टिव से ही देखने लगता है। काफी हद तक ऐसा ही होता है, और ये आजकल के वर्किंग माँ बाप के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कई बार झूठ भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब छुट्टी लेने के लिए कई बार वो बहुत सारी चीज़ों को, वो अगर खुद कॉन्स्टेंटली फ़ोन पर लगे हैं तो आप बच्चे को कैसे मना करोगे? आप अगर बहुत सारी शॉपिंग में इंडल्ज कर रहे हो तो आप बच्चे को कैसे मना करोगे इंडल्ज करने के लिए? क्योंकि अवेलेबिलिटी आपने दी है ना। प्लस सिंगल चाइल्ड, अ लॉट ऑफ सिंगल children now, because obviously totally understandable. I couldn't go beyond one child because I know it would be difficult to manage. Also, very different parenting styles of both the parents. You know, if one, it has to be, ये अलग नहीं हो सकता।
बहुत कोहेसिव होना पड़ता है, मतलब बहुत एकदम मिला जुला होना चाहिए. So do you think like a father and a mother should sit together first before actually getting pregnant? आपको Absolutely. discuss करना चाहिए कि what is your way of parenting and what is my way of parenting and let's come together on a same. I think पेरेंट बनने से पहले नहीं, ये शादी से पहले डिस्कस हो जाना चाहिए. Right. Because as the community is growing, I mean, किसका divorce? I think Brad Pitt and Angelina Jolie, they divorced precisely because on those grounds that they wanted to raise their children in very different ways. तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये शादी से पहले आप अपना parenting style समझ जाइए. You know, there might be something कि वो you know, आप में से कोई एक शायद पेरेंट बनना ही ना चाहता हो. Figure that out. You know, ये सारे डिस्कशन होते हैं. एग्जैक्टली ये कम्युनिकेशन, मतलब ये डिस्कशंस हमारी शादी के दौरान सोचे ही नहीं जाते हैं. काम कौन करेगा, कितना करेगा, इक्वल वर्क क्या होता है, डू यू हैव रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स टाइम और नॉट, डू यू स्टिल होल्ड सर्टन वेरी वेरी रिग्रेसिव, I would say stereotypical thought processes in your head कि अच्छा ये काम तो मम्मी का ही है तो तुम पढ़ाओगी क्योंकि पढ़ाना मम्मी का काम है. हेलो, नहीं है. ठीक है. And it's different in different families. Of course. So that is why that communication is needed. जब हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग की और पेरेंट्स की इन स्पेसिफिकली, तो एक जो ना कहने वाली बात है, एक चीज़ जो पेरेंट्स को एकदम छूटते ही हर चीज़ पे ना नहीं कहना चाहिए. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल पेरेंट्स कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए, वो सारा काम बच्चे का करके दे रहे हैं. आप उस बच्चे को लेजी बना रहे हो. आप उस बच्चे को डेली प्रिविलेज बना रहे हो और उसको प्रिविलेज का एहसास भी नहीं हो रहा है. This kind of a child it will be very difficult for that child to go finally in the, you know, society and do something. There are parents who have, I know, कॉलोनी के गेट पर आता है, स्कूल की बस आती है, आप उनको कॉलोनी के गेट तक कार में छोड़ने जाते हैं. I have not seen this ever in my life, but I see it here. So true. And this is like आपने सब कुछ तश्तरी पे दे दिया. अब वो बच्चा क्या ही समझेगा ना. जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्वेश्चन करेगा, या जब उसको, एंड देन ग्रोइंग एज, टीनेजर्स के साथ बिहेव करने में बहुत सारी चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं. यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर स्पेस, यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर changes, that you have to understand the changes that are happening in them. You have to answer those questions. You cannot behave like a teenager with them. You need to be a friend, but that friend is a parent friend. It's not a friend, like not the same age. You know, you can't be testing a child always. You can't make somebody socially ready. You know, and act because मैं you know, I'm saying certain things to this person because गुस्सा करना, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स बहुत गुस्सा करते हैं या ऐसी बातें बोलते हैं, बाहर दुनिया में निकलोगे तब तुम्हें पता लगेगा क्या हो रहा है. You know, a lot of parent teenager talk ऐसे हो जाती है, aggressive. वो जब दुनिया में निकलेगा उसे पता लग जाएगा, वो बहुत सारी दुनिया ऑलरेडी अपने फोन में देख रहा है. आप उसको ये मत बोलिए, क्योंकि आप, there's only one thing that I would request parents to do. Please rewind and reflect. Rewind and reflect. What was happening at this point in time in your life? And what were your grudges with your parents? Because all of us had certain grudges with our parents in that age. From 13 to 15 or 16 or 17, all of us had the same cycle. थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम, but था. So just rewind and reflect constantly. Also understand, how would you want to talk to somebody to talk to you? आप कैसे चाहेंगे लोग आपसे बात करें? आप वैसे अपने बच्चे से बात करिए ना. There are privacy issues. Even if it's हम जॉइंट फैमिलीज में नहीं रह रहे हैं अब, आपने अपने बच्चे को अपना कमरा दिया है, तो प्लीज रिस्पेक्ट दैट स्पेस.
ये बोल के कैसे भी कमरे में घुस जाना कि ये तो अपना घर है ना, ये क्या नहीं समझ रहे. एंड दैट्स अगेन रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस. जो आप सिखाओगे वो बच्चा सीखेगा. So those are certain things that parents need to kind of understand. मैम इसमें जैसे आपने बोला अपब्रिंगिंग और जो टीनेज के टाइम पे चेंजेस आते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों में आते हैं, बट व्हाट वी हैव सीन एंड लाइक रियलाइज्ड कि फीमेल्स को जितना सपोर्ट मिलता है उतना मेल चाइल्ड को सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि मेल चाइल्ड का जो फादर के साथ भी रिलेशन है वो एक गैप में रहता है. और बीइंग अ मदर एक मेल के लिए भी उस लेवल पे बात करना, मतलब फीमेल्स के लिए कई बार उनको आउट ऑफ कर्टेसी नहीं बातें निकल पाती उस लेवल की, बट चेंजेस दोनों ही बॉडी में हो रहे हैं. तो इस बारे में प्लीज कुछ. तो मैंने खैर अब ये थैंकफुली इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन लास्ट फ्यू ईयर्स, स्पेशली यू नो जो मेरे फ्रेंड्स मेट्रोज में रहते हैं, यहाँ भोपाल में शायद अभी इतना नहीं होगा, बट देयर हैज़ टू बी अ कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन, दैट आई नो. चाहे वो मदर से हो चाहे वो फादर से हो. और ये भी थोड़ा सोचना गलत है कि लड़का है तो पिताजी बात करें और लड़की है तो माताजी बात करें. प्लीज, आप पेरेंट हैं, आप दोनों बात कर सकते हैं. एक सीधा सा तरीका है, जो भी ऐसी बातें करनी है जो आपको लग रहा है कि थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, या आपको लग रहा है टीनेज में है बच्चा और आपको ये वाले टॉपिक्स उससे डिस्कस करने हैं, चाहे वो इंटिमेसी से रिलेटेड टॉपिक्स हों या लव अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स हों, या आपको लग रहा है कि जनरल उसके मेंटल हेल्थ से जुड़े टॉपिक्स हों, कि कहीं परेशानी तो नहीं आ रही है, पढ़ाई से जुड़े टॉपिक्स हों, जहाँ भी आप मुश्किल वो कर रहे हैं, क्रिएट अ स्पेस. सिट on a Sunday and do a open house. Create that safe space for that child to talk to you. और वो ऐसे ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल बच्चों को लगता है कब बात करें, क्योंकि आप तो हमेशा बिजी हैं, या तो आप अपने फोन में हैं, या आप अपने लैपटॉप में हैं, या आप घर में ही नहीं हैं. तो वो समय निकालिए, या तो खुद बच्चे के पास जाइए, सब ठीक चल रहा है, अच्छा, और कुछ किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो, वो नहीं करना चाहते, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए. अपनी कहानी कोई बचपन की बता दीजिए, यार ये हो रहा था मेरे साथ, तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा हो तो बताओ. नाइस. ठीक है. या संडेज का ओपन हाउस करिए, तीनों चारों जने बैठिए और बोलिए अब इस वक्त ये ओपन हाउस है, और बच्चों को ठीक लगता है ऐसे कि हाँ ठीक है, अब कुछ भी पूछ सकते हैं. मतलब दिस यू कैन डू टिल द एज ऑफ 14 और 15. बियॉन्ड दैट ये एक्टिविटी उनको फिर एक्टिविटी लगने लगेगी. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व. ठीक है. उसके बाद फिर आप एक फ्रेंडशिप के उसमें आएंगे. उसके बाद डोंट स्पाई ऑन देम, डोंट लुक इनटू देयर फोन्स. बेसिक्स, बेसिक्स. ये एथिक्स नहीं है ना. ट्रीट देम एज एडल्ट्स. Take their opinion, talk to them. What do you think about this? What are your thoughts? Help them in taking certain decisions wherever they are seeking it. आप उनको क्या करते हैं, आप सारे उनके जो टिंचू पिंचू डिसीजंस हैं वो आप उनको खुद, मतलब आप ले लेके दे रहे हैं. आप बड़े डिसीजंस भी आप ले लेके दे रहे हैं, फिर आप उनसे क्या खाओगे पूछने लगते हो. वो कहते हैं नहीं बताना मुझे क्या खाऊंगा, कुछ भी बना दो. That is not the decision that I'm supposed to take. The child has grown up. By 15, 16, they are probably, जो भी आप दोगे वो खा लेंगे because they've got used to it. There are bigger questions to ask now. Ma'am, have you realized that in these generations, जो Gen Z और हम अल्फा की अब बात कर रहे हैं, इसमें एक ज़ील लाइफ को लेके थोड़ी सी कम दिखती है, और कहीं ना कहीं लोग उसको मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, इन सब पे बात करते हैं, जो कि आई हेट दोज वर्ड्स एक्चुअली. बट मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले अगेन पेरेंट्स का है. और जब कोई बच्चा मेंटली फिट नहीं फील कर पा रहा है तो उस फेज़ में कैसे डील करना चाहिए? डिफ़िकल्ट स्पेस है. बहुत डिफ़िकल्ट स्पेस है एक्चुअली. क्योंकि सच में मोटिवेशन लेवल्स बहुत कम है, और उसकी वजह वो बच्चा नहीं है. उसकी वजह ये सब जिसके बारे में हमने अभी तक बात करी है वो सारी चीज़ें हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग,
making their life easy. There is no work to do. There is lack of physical activity. There is no मोटिवेशन क्यों नहीं है? क्योंकि अगेन स्कूल्स में पढ़ाई 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 एक ही तरह का, एक ही ढर्रे पे काम हो रहा है. टीचर्स स्कूल में ऐसे नहीं है. अच्छा, बात और फ्रेंडशिप के चक्कर में ऐसा हो गया है कि टीचर्स भी, अरे हम तो ये करना ही नहीं चाहते थे, हम ये कर रहे हैं. आधे से ज़्यादा टीचर्स ऐसे हैं जो टीचर बनना नहीं चाहते थे. भाई क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हो? दिस जनरेशन, ठीक है, और जनरेशन्स के साथ ऐसा होता है. पिछली जनरेशन से अगली वाली हमेशा मेंटली ज़्यादा इवॉल्व होती है. और ये वाली जो अब हम जेन जी जिसको देख रहे हैं या जो अल्फा आ रही है, दे आर डेफिनेटली 100% मच मोर इवॉल्व देन, बिकॉज दे आर in the middle of gadgets and they are doing everything. Technically also they are evolved, emotionally also they are evolved. So that is why they are questioning everything. That is why their lack of motivation is because ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं वो मोटिवेशन. They are not left with anything, I think. मतलब मुझे जो फील होता है कि एक होता है, हमें क्रेविंग होती थी अब कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे. अब वो नया करना क्या है? सब कुछ तो पहले से ही है. हाँ, आप एक फ़ोन में ही दूर दूर तक की सारी चीज़ें देख सकते हो. आप इमोशनली, जैसे आपने कहा, एक्चुअल में इवॉल्व्ड हो, तो एज सच. और पेरेंट्स भी अपने एक्सपीरियंसेस थोपते हैं, जैसे कई बार कि हमारे टाइम पे ये होता था, तो वो रिलेट ही नहीं करता आज की डेट में, क्योंकि आजकल के एक्सपीरियंस टाइम तो पता नहीं कौन सा रह गया ना अब. आप तो मतलब, अब मैं अपनी ही बात करूं तो मैं तो उस जमाने की हूं जब लैंडलाइन फोन होता था. आज का बच्चा इमेजिन कर सकता है लैंडलाइन फोन? इट्स डिफिकल्ट. मतलब हम तो पाषाण युग हो चुके हैं बिल्कुल. तो आप क्यों उससे टॉक टू देम फॉर नाउ, रिलेट विद देम फॉर फ्यूचर. ठीक है, तो जब आप उनसे बात करेंगे आगे की, अगर फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं तो फ्यूचर की बात मत करिए उनको, वो ज्यादा प्रेजेंट में जी रहे हैं. ठीक है, अभी क्या हो रहा है उनसे पूछिए, अभी क्या हो रहा है बात करिए, अभी क्या करना है ये बात करिए. नया सीखने को बहुत कुछ है अभी भी उनके लिए. ठीक है, जैसे आप बहुत सारी स्किल्स हैं जो हमें आती हैं, उनको नहीं आती हैं. छोटी सी एग्जाम्पल, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बेकिंग, कुकिंग, पॉटरी, पेंटिंग, ऑल दिस. And they would love to do it, but you have to get involved in it. आप ये नहीं सोच सकते कि मैं तो नहीं करूँगी लेकिन तुम सीख लो. तो क्योंकि उनको तो ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही ना, तो वो क्यों सीख लेंगे? वो ये अगर सीखेंगे तो सिर्फ इसलिए सीखेंगे क्योंकि आप उनके साथ वो समय व्यतीत करेंगे. और उनको मज़ा भी तभी आएगा. फिर because they are creative also. They are good at things. They are good at learning. इंटेलिजेंस लेवल है. हाँ, अगेन जैसे जो आप बोल रहे हैं, जैसे पेशेंस अगर पेरेंट्स दिखाएंगे तो आज की जनरेशन में पेशेंस भी आने लगेगा, जो कि अब लैक कर रहा है. स्क्रॉल कर करके आपका फोकस कहीं एक जगह 5 मिनट या 2 मिनट तक भी नहीं रुक रहा है. ये तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ. तो किसी भी स्किल को इनकलकेट करने के लिए वो डेप्थ, वो पेशेंस, वो एकांत में बैठ के कुछ चीज़ सीखना, ये आज की जनरेशन लैक कर रही है. तो उसके लिए जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स को पहले वो दिखाना पड़ेगा, जैसे पेरेंट्स देख के ही बच्चा फॉलो करेगा. पर जैसे हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ, क्या मेंटल हेल्थ भी इसी वजह से, जैसे फोकस छूटा है और पेशेंस छूटा है, तो थॉट्स भी उस लेवल तक ही प्रोसेस हो रहे हैं. जैसे जैसे आप फोकस ख़त्म करते हैं लाइफ में, आपके थॉट्स बढ़ते जाते हैं. तो इस चीज़ पे आप कैसे डील करते हो अपने काउंसलिंग में? तो इसका मेजर वजह शायद सिर्फ पेरेंट्स नहीं है. बहुत सारी और चीज़ें जिसके बारे में हम अभी इतनी देर से बात कर ही रहे हैं, बट मेन वजह इसकी पेरेंट्स ना होते हुए और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे गैजेट्स का ओवर यूसेज है, या स्कूल्स का एक बहुत ही डिस्टेंट, एकदम अनअटैच्ड सा माहौल है. फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे टीचर्स अब ऐसे हैं कि अधिकतर टीचर्स कई सारे ऐसे हैं जो फेवरेटिज्म और ऐसे बायसेस बहुत कॉमन हो गए हैं जो अब दिख रहे हैं, जो पहले शायद हमें नहीं लगते थे, या लगते भी थे तो हम बात नहीं करते थे. हर जनरेशन में ऐसा होता है, टीचर का कोई फेवरेट बच्चा ज़रूर होता है. लेकिन पहले टीचर्स भी ज़्यादा अवेयर थे. हमारे समय में टीचर्स जो थे वो इतना खुला फेवरेटिज्म नहीं करते थे जो आज हम देख रहे हैं, क्योंकि आसान है. क्योंकि वो भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो उनको लगता है ये अच्छा कर रहा है, इसी को ये काम करा दो, जिसका इम्पैक्ट बाकी के बच्चों पर बहुत होता है. दूसरा, सिंगल चाइल्ड इज़ अ बिग प्रॉब्लम. लोनलीनेस सेटल कर गई है अंदर. तो जो लोनलीनेस सेटल कर जाती है अंदर,
तब उस लोनलीनेस को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है, और उसका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लिसन, सुनना। अधिकतर हम ये कर रहे होते हैं कि हम सामने वाले के सवाल या सामने वाले की बात में अपनी बात कहने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, या वो सवाल ख़त्म होता नहीं है लेकिन हमारे पास जवाब तैयार होता है। तो हम रिएक्ट कर रहे हैं मोस्टली, और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन असल में वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं। आपका सवाल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें सुनना है और वो उस पोजीशन पर हैं सुनने वाली, तो वो सुन लेंगे, लेकिन वो अपने मन में अपना जवाब बना चुके हैं। तो वो एक्टिव लिसनिंग नहीं है, एम्पैथेटिक लिसनिंग नहीं है। आप किसी भी इस एज ग्रुप के बच्चे की, इवन फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल्स की, जो नए बच्चे जॉब के लिए जा रहे हैं, उनके टीम लीड्स को, उनके लीडर्स को ये बात समझनी होगी कि उनसे अगर काम कराना है, ये जनरेशन लेजी नहीं है, सिर्फ ये आपसे जल्दी काम कर लेती है क्योंकि इनको ट्रिक्स एंड टिप्स मालूम है कहाँ से क्या करना है और कैसे काम करना है। ठीक है, और इनको जनरली दूसरी चीज़ें भी पसंद हैं। दे लाइक द लग्जरीज ऑफ देयर लाइफ। जैसे हम लोगों के समय में हमें खेलना पसंद था। आई एज अ चाइल्ड यूज्ड टू, हाफ द टाइम आई यूज्ड टू बी आउट ऑफ द हाउस प्लेइंग। माई मदर, मतलब मेरी माँ को मुझे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे शाम के ये बोल के अंदर बुलाना पड़ता था। हमारी डेडलाइन होती थी, अंधेरा मतलब घर के अंदर। ठीक है, अब हमें ये डेडलाइन देने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि ये बच्चा घर के बाहर जा ही नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसे बाहर कुछ मिल ही नहीं रहा है। एक एज तक आप बच्चों को देखेंगे वो बाहर खेल रहे हैं, बियॉन्ड दैट एज वो बच्चा बाहर नहीं जा रहा है, और वो अपने कुकून में बंद होता चला जा रहा है। तो आपको वहाँ हर थोड़ी देर बाद नॉक करके सुनने जाना है, बोलने और बताने नहीं जाना है, सुनने जाना है। ज्ञान नहीं देना है, समझाना नहीं है, डिसिप्लिन नहीं सिखाना है। ये सारे हम हुआ ये ना कि हमें बचपन में ये चीज़ें सिखाई गई, फिर हमने ये सब चीज़ें छोड़ दी क्योंकि हम अपने टाइम से रिबेल कर रहे थे। हम डिसिप्लिन में भी नहीं रहते। कौन से पेरेंट आज की डेट में रात में नेटफ्लिक्स पर नहीं है? जब से टीवी आया है, कौन से आज जो लोग पेरेंट हैं, कौन ऐसे पेरेंट्स हैं जो रात तक टीवी नहीं देख रहे हैं? कौन ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपना रूटीन बना लिया है कि सुबह उठ के वॉक पे जाएंगे ही जाएंगे? कौन ऐसे पेरेंट्स हैं जो 3 टाइम घर में खाना बनाने को तैयार हैं? आपने उन सब चीजों को रिबेल किया, अब आप चाह रहे हो कि वो आपका बच्चा कर ले। जो आप नहीं कर रहे वो रूल्स आप उनके लिए बना रहे हो। पढ़ भी ले। बहुत सारे पेरेंट्स आप देखोगे इस वक्त अच्छे जॉब्स में हैं क्योंकि आपकी इकोनॉमी उस वक्त ग्रो कर रही थी। आप एक अपॉर्चुनिटी एरिया में थे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती गई। आप सिर्फ अच्छी बात ये हुई कि जिन्होंने लर्न किया, जिन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठाया, वो थोड़े हाई लेवल पे चले गए। जिन्होंने नहीं किया वो थोड़े उस पे रह गए। और जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी थी, जिनकी पेडिग्री अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूट और वो और ऊंचे चले गए। उनके पास आज और ज़्यादा पैसा है। ठीक है, पैसा सबके पास है। उस एज ग्रुप के लोगों के पास बहुत कम ऐसे मिलेंगे आपको जो जिनके पास पैसे की कमी होगी। ट्रू। ठीक है, तभी तो हम देख रहे हैं ना कि मिडिल क्लास कितना बड़ा हो गया अचानक से हमारे देश में। तो पैसा है ना सबके पास। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था, जो गांव में रहता था, वहाँ अभी भी प्रॉब्लम है। हालांकि वहाँ भी बहुत सारा पैसा है, कई सारे सेक्टर्स में, कई सारे एरियाज में। ठीक है, वहाँ भी एवोल्यूशन हुआ है, वहाँ भी लोग चेंज हो रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि सारी अवेलेबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन एक लोनलीनेस है। वो लोनलीनेस इसलिए क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, सब सुनाने वाले हैं। तो आप जो, अगेन वही बात कि आप जो करोगे, जो करते दिखोगे, वो बच्चे को सही या गलत लगेगा।
और अगर दोनों पेरेंट्स इसमें एकदम कोहेसिवली काम नहीं करेंगे, दोनों पेरेंट्स की हैबिट्स बिल्कुल अलग अलग हैं, तो बहुत आसान है ना बच्चों के लिए। जिसकी हैबिट्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसकी अपना लो। इट्स एज सिंपल एज दैट। सबको लाइफ में कंफर्ट चाहिए ना, किसको नहीं चाहिए? हम बोलते ना ये आराम से हो जाएगा तुमसे, वो कर लो, जो आराम से हो जाए ना वो कर लो। क्यों भाई? मेहनत तो आपका ग्राउंड रूल है भाई। मेहनत करना सिखाओगे, मेहनत करके दिखाओगे, तभी बच्चा मेहनत करेगा। सो ट्रू। मैम आपने पैसों की बात की और इससे ये चीज़ और आई है कि एक्चुअली इंडिया में खास करके इंडियन पेरेंट्स मनी से रिलेटेड भी कोई नॉलेज नहीं देते हैं, ना ही कॉन्वर्सेशन करते हैं। आपको नहीं लगता ये भी एक बहुत बड़ा गैप है? जैसे इफ़ आई ऑल्सो थिंक, मतलब मेरे दोनों पेरेंट्स बिजनेस में हैं, पर मुझे नहीं पता था 12th या फर्स्ट ईयर में भी कि बिजनेस करना कैसे है या पैसे को हैंडल कैसे करना है। और आप करियर ग्रोथ भी बताते हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है? तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। अपने करियर के बहुत बड़े हिस्से में मैंने सिर्फ इन्वेस्टर एजुकेशन टाइप का काम किया है या जनरली पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन टाइप का काम किया है। आई हैव मेड शोज़ वेयर हम लोग फैमिलीज़ को लेकर आते थे और उन फैमिलीज से उनके पर्सनल फाइनेंस वहीं पर ऑन एयर हम लोग प्लान करते थे उनके लिए। एंड दैट शोज़ यूज्ड टू परफॉर्म, आई मीन दोज शोज़ यूज्ड टू परफॉर्म रियली वेल, क्योंकि लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं पता थी। हालांकि अब पिछले कई सालों में बिजनेस चैनल्स ने ऐसे काफ़ी शोज़ किए तो उससे काफ़ी थोड़ा बहुत बढ़ गया, लेकिन अभी भी मैं देखती हूँ कि एक बेसिक लेवल बातचीत अबाउट फाइनेंसेस, टेकिंग योर चाइल्ड टू द बैंक इज़ नॉट हैपनिंग। मैं अपनी बच्ची को, मैंने उसका बैंक अकाउंट जब वो 5 साल की थी तब खुलवा दिया था। 7 साल की जब वो थी तो वो तब से वो अपने बैंक अकाउंट में खुद पैसे जमा करती है। Nice. एक हमारे घर में ट्रेडिशन था जो मैं आज भी फॉलो करती हूँ, जो मेरे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया। हर दिवाली हमारे पास एक पिगी बैंक आता था मिट्टी का। आजकल स्टाइलिश वाले भी आते हैं जिनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन हम तोड़ने वाला लेकर आते थे क्योंकि वो तोड़ने का मज़ा ही अलग होता था। आप छप से मारिए और छन से उसमें से चीज़ें निकलेंगी, बहुत ही मज़ा आता था। तो हम हर दिवाली एक पिगी बैंक लाते थे। हम पूरा साल तीनों भाई बहन मिलके उस पिगी बैंक में पैसे डालते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए तीनों के अलग अलग पिगी बैंक भी हो गए और फिर हमारा काम ये होता था कि अगली दिवाली पर उसको तोड़ा जाएगा, उसमें से जो पैसा निकलेगा उससे कोई घर की नई चीज़ आएगी। Nice. तो मुझे बहुत एविडेंटली जो याद है वो एक म्यूज़िक सिस्टम है जो हम तीनों को चाहिए था। क्योंकि हम तीनों म्यूज़िक के शौकीन थे, हमें लगा एक म्यूज़िक सिस्टम चाहिए, ये पैसे जमा करने ही करने हैं। करे और म्यूज़िक सिस्टम के लिए जब खोले तो ऑब्वियसली उतने पैसे निकले नहीं जितने में म्यूज़िक सिस्टम आता, तो फिर पापा ने बाकी पैसे उसमें डाले और हम बाकायदा म्यूज़िक सिस्टम लेकर आए। तो ये इससे क्या हुआ, इससे जमा करने की एक टेंडेंसी पैदा हुई। तो वो टेंडेंसी आपको बचपन से पैदा करनी पड़ेगी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। आपने बच्चे देखे होंगे फैल जाते हैं मॉल में, लेट जाएंगे, मुझे ये चाहिए, रोने लगेंगे। मुझे उससे हमेशा बहुत डर लगता था। मुझे लगता था यार अगर ऐसा करेगा मेरा बच्चा तो मैं कैसे हैंडल करूँगी। आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट। तो फिर आई केम अक्रॉस समवेयर, आई डोंट रिमेंबर द बुक, लेकिन बहुत ही अच्छी ट्रिक थी और वो काम करी। प्रैक्टिकली मैंने उसको काम कराया। तो उसमें था कि आप बच्चे को शॉपिंग मॉल जब लेके जा रहे हैं तो सारी चीज़ें खरीदने के मोड में मत जाइए। आप एक पेन पेंसिल छोटे बच्चे के साथ, हाँ ये दिस कांट बी हैपनिंग विद अ टीनेजर, तो आपका 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, आप उसके साथ ये कर सकते हैं। आप उसको बोलिए कि लिखते जाओ तुम्हें जो जो पसंद आता जा रहा है। ठीक है, हम घर जाके, हम आज कुछ नहीं खरीदेंगे, हम घर जाएंगे और घर जाके हम देखेंगे तुम्हारी लिस्ट, मम्मा देखेगी अपनी लिस्ट, उसमें से जो हमें लगेगा कि हाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको हम पहले खरीदेंगे। आपने क्या किया, आपने इम्पल्सिव बाइंग के डिसीजन को डिले कर दिया। ठीक है, घर आए, जब लिस्ट देखी तो 10 चीज़ें लिखी में से 2 ही खरीदने के लिए अगली बार वापस गए। अब हम ये 2 जाके खरीद लेंगे। आपने पैसे को लेकर उस बच्चे के मन में एक वो करी कि भैया ये मेहनत से कमाया जाता है, इसको ऐसे ही नहीं उड़ा देना है। नाइस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे एक जनरल अवेयरनेस अबाउट अर्निंग, अबाउट मनी क्रिएट होती चली जाएगी बच्चे के अंदर।
बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता है कि सेविंग कैसे करनी है। हम नौकरी शुरू करते हैं, नौकरी का मतलब होता है कि अच्छा ठीक है नौकरी मिल गई, अच्छा पैसे अब मेरे हाथ में आ रहे हैं, तो तुरंत ही हम सबसे पहले अपना किराए का घर ढूंढने चल देते हैं कि अब हम अकेले रहेंगे। ठीक है भैया, थोड़ा बचा लीजिए। जनरल रूल है, एक बेसिक रूल, जो भी आपको सैलरी मिल रही है उसमें से 10% आप कोशिश करिए कि आप बचाएंगे। सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करिए। इमरजेंसी फंड की एक बेसिक डेफिनेशन है, आपको जो तनख्वाह मिलती है महीने की, उसका जो बेसिक होता है 12 महीने की बेसिक आपके पास बैंक अकाउंट में जमा होनी चाहिए। धीरे धीरे होगी, 2 से 3 साल लग सकते हैं उसको जमा होते होते। ठीक है, ज़्यादा भी। तो जो पहली आपकी बेसिक उस वक्त है 3 साल में, पहले वो जमा कर लीजिए। और उसका रूट है, आप सिर्फ ऐसे ही मत जमा करते जाइए, एफडी करते जाइए ताकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आपको मिलता चला जाए, या आरडी करते जाइए, जो भी रूट लेना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में डालिए, एसआईपी करिए, जिससे ज़्यादा जल्दी ग्रोथ मिलेगी। तो आप फिगर आउट करिए कि आप कहाँ वो करना चाहते हैं। और दूसरा स्टेप है इन्वेस्टमेंट का। एक बार आपका इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो गया, और ऐसा नहीं है कि पहले इमरजेंसी फंड इकट्ठा करेंगे फिर इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना करना होता है, ये पैरेलल ही चलते हैं। ठीक है, इमरजेंसी फंड एक तरफ इकट्ठा करिए, दूसरी तरफ छोटा छोटा अमाउंट देखिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, कितना आपका रिस्क एपेटाइट है। अगर मार्केट्स, शेयर मार्केट आपको अच्छा लगता है, एक्सप्लोर। एंड टू टेल यू द फैक्ट, मैंने पिछले कितने सालों में पहली बार, पिछले 2 साल से मैं जब काउंसलिंग करने जाती हूँ बच्चों के साथ, हम लोग करियर काउंसलिंग करते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु एक्चुअली वांट टू मेक मनी इन द शेयर मार्केट। क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली उन्हें लगता, अभी लग रहा है कि ये बहुत आसान है, ये नहीं समझ पाए हैं वो कि उसको पढ़ना पड़ता है, उसमें एनालिसिस चाहिए, रिसर्च चाहिए। तो वो सब हमारा काम होता है उनको बताना कि अच्छा है, नाइस करियर, नाइस पर्सपेक्टिव, बट ये करना पड़ेगा। तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उनको अपना एंड गोल दिख रहा है और उनको उस प्रोसेस में सुनने में मजा आ रहा है कि अच्छा ये कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, यू नो। सो मेक योर मनी वर्क फॉर यू। वंडरफुल मैम। मैम, जैसे हमने पेरेंटिंग की जब बात कर रहे हैं और मनी हैंडलिंग भी बात कर रहे हैं, आज की डेट में लास्ट ईयर से 8 लोगों के केसेस आए हैं कोटा में, सुसाइडल केसेस। और ऐसा क्या है जो वो लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट कंसिडर कर रहे हैं? क्या वो मनी रिलेटेड है, करियर रिलेटेड है, कि एक इंसान सुसाइड तक भी कर सकता है, एक छोटा बच्चा? तो जो कोटा में हुआ और जो हो रहा है, वो सिर्फ कोटा में ही नहीं हो रहा है एक्चुअली, पूरी जैसे ही आप किसी भी चीज़ को व्यापार बना देते हैं ना, तो एजुकेशन, स्ट्रीम, करियर, उसको व्यापार बना दिया गया। और जैसे ही आप उसका व्यापार बनाते हैं, आप उसमें कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑटोमेटिकली घुसा देते हैं विदाउट रियलाइजिंग। जिसमें से सबसे पहली चीज़ ये कि आप उस बच्चे को बिना जाने उसकी कैपेबिलिटीज़ को, उसके एप्टीट्यूड को, उसके पर्सनालिटी को, उसके इंटरेस्ट को बिना जाने आप उससे वो करा रहे हैं जो वो करने की क्षमता नहीं रखता या रखती। फिर उन बच्चों को दिखता है कि मेरे माँ बाप ने लाखों रुपए इस कोचिंग पे खर्च कर दिए हैं, मैं 10वीं के बाद से इस कोचिंग में पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। डमी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, बहुत ही भयंकर है। फोकस एक अच्छी चीज़ है, ऑर्गेनाइज्ड होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या हम सोशली रहते हुए फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आपने संन्यास ले लिया बाकी सब चीज़ों से और आप निकल लिए कमंडल उठा के, बीटेक करेंगे, यही पढ़ेंगे, सिर्फ यही पढ़ेंगे, दिन रात सिर्फ यही करेंगे। जिनको हासिल होना होता है, जिनका एप्टीट्यूड होता है, उनको हो जाता है। कुछ लोग धकापेल में हासिल कर लेते हैं, फिर उनको 5 साल बाद लगता है ये कहाँ आ गए हम। ठीक है, जिनको नहीं होना होता उनको हासिल भी नहीं होता और फिर बाकी सारे इश्यूज पनपते हैं। मैम, मेरे यहाँ भी ऐसे केसेस आते हैं जैसे काउंसलिंग के लिए
तो आई हैव सीन इमोशनल ब्लैकमेलिंग फ्रॉम पेरेंट्स कि जैसा आपने कहा इतने लाखों लगा दिए, तो वो एक बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है प्रेशर कि यार एक मिडिल क्लास फैमिली ने मेरे स्टडीज़ में ही इतना पैसा लगा दिया और मैं कुछ आउटपुट नहीं दे पा रहा। क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे होते हैं ना। एग्जैक्टली वो कि आप ये करो नहीं तो आप मेरे मतलब लाइफ से चले जाना, और ऐसे ऐसे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं बच्चों के लिए। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल भी एक स्टीरियोटाइप है आई गेस, बहुत बड़ा। और ये एक्चुअली हमने जनरेशन वाइज देखा है, क्योंकि हमारी जो पूरा पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें एक बात बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। तो अब जैसे जैसे विमेन एम्पावरमेंट होता चला गया, तो पहले माँ ऐसे नहीं करती थी क्योंकि सिर्फ एक आदमी था घर में जो ये करते थे, तो सबने उनकी बात मानी। तो पिताजी के साथ इसलिए रिश्ते जो थे बड़े फॉर्मल होते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, मदर इज ऑल्सो equally empowered with money and everything else. Now she is also thinking कि मेरी भी बात मानो। बच्चा कहाँ है, चक्की बन के पिस गया है चक्की में। इसकी भी मानो, उसकी भी मानो, टीचर की भी मानो, प्रिंसिपल की भी मानो, किस किस की मानेगा। और उसमें लोग क्या कहेंगे, और उसमें लोग तो वो शायद अब बेचारे सोच भी नहीं रहे। ठीक है, उन लोगों तक तो वो यही उनके लिए लोग हो गए हैं। दुख की बात यह है कि आपके अपने आपके लिए लोग हो गए हैं। वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन्होंने आपकी सुननी बंद कर दी है, आपको सिर्फ बता रहे हैं। पुराने ज़माने की माँओं को अगर आप देखेंगे तो वो सुना करती थी। और ये मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ। ठीक है, भले ही उनके पास किसी चीज़ का कोई अधिकतर वो नहीं होता होगा, रिजल्ट या सोल्यूशन या जो भी है। ठीक है, लेकिन वो सुना करती थी। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पिताजी ने 10th में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। ठीक है, माई स्कूल वॉज चेंज इन द मिडल ऑफ 10th। वो मैं अपने आप को वैलिडेशन देती हूँ कि मेरा स्कूल बदल दिया गया 10th के बीचों बीच, इसलिए मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाई। हालांकि वो बहुत बड़ा कारण था। हम दिल्ली के साउथ दिल्ली में रहते थे और साउथ दिल्ली से हम ईस्ट दिल्ली में आए और मुझे गाज़ियाबाद के एक स्कूल में डाल दिया गया, फ्रॉम अ वेरी पॉश स्कूल इन साउथ दिल्ली। ठीक है, तो ऑब्वियसली समथिंग मस्ट हैव हैपेंड इन माय माइंड। ठीक है, नॉट ब्लेमिंग एनीवन फॉर इट, बट ऑब्वियसली अगर मैं मेहनत करती तो शायद पढ़ जाती, तो शायद निकल भी आती। इतने भी बुरे नहीं थे नंबर कि बिल्कुल ही बुरा हाल होता, बट हाँ जो इम्पैक्ट हुआ वो हुआ। उस वजह से मेरे पापा का एक बहुत सीधा सा फंडा था कि अच्छा नहीं ला रहे नंबर, तो उन्होंने डांटा वाटा कुछ नहीं। उन्होंने कहा तुम जो है अब उस स्कूल में तो पढ़ना, वो स्कूल 10th तक ही था, 11 12 थी नहीं, तो 11 12 में स्कूल चेंज करना था, तो हम किसी सस्ते से स्कूल में डाल देंगे क्योंकि पढ़ना तो तुम्हें है नहीं। ठीक है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड बच्चा थी और मुझे कभी भी किसी भी नेगेटिव चीज़ ने नेगेटिव नहीं धकेला। ये शायद आई गॉट इट फ्रॉम माई मदर। ठीक है, वरना ऐसी सिचुएशन में बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है अगर आजकल ये सिचुएशन हो। ठीक है, सो ही पुट मी इनटू अ स्कूल विच वाज वेयर आई हैड टू वेयर अ सूट एंड अ दुपट्टा and ढको my sir also, and it was a school in a gurdwara. They had no teacher, no nothing was there. एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता मैं स्कूल में रही, कोई टीचर नहीं आता था, कुछ नहीं पढ़ाते थे, और मैं रोज़ घर जाके रोती थी कि ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मैं पढ़ लूँगी, आप मुझे मौका तो दो। And my mom took a decision. She was listening and watching and she took a decision. She said नहीं, ये नहीं करने दूंगी मैं। So whatever patriarchal thought process happened with my father taking a decision to do that, my mom's generation was somebody जब when women started taking certain decisions for the benefit of their children. उसके बाद क्या हुआ, अगली मेरा स्कूल बदल दिया गया, मम्मा ने बिल्कुल एकदम वो करके, and that is I think because of that played a very big role in what I am today. ठीक है, आपके पेट्रियार्कल जो लीनियज है वो डिसीजन लेने का काम करती रहेगी सारे टाइम आपके लिए। अभी मम्मियाँ भी डिसीजन लेने लगी हैं, वो भी पेट्रियार्कल हो गई हैं। ठीक है, अब बच्चा कहाँ जाएगा, किसको सुनाएगा? ठीक है, उसके ऊपर से बात ये कि हम इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं और वो काम कर करके हम थक गए हैं।
ठीक है, तो हम उसकी खींच कहाँ निकाल रहे हैं, हम दिन रात तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, लाखों रुपए तुम पे खर्च कर दिया और अब तुम जो हो वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो या तो बच्चा बदतमीज हो जाएगा कि किसने कहा था, तुम्हारी प्रॉब्लम है, पैदा क्यों किया, then you get to hear all this, then you feel hurt. You have to understand, बच्चा आपके थ्रू इस दुनिया में आया है, वो आपकी जिम्मेदारी है इस हद तक कि आपको उसे एक अच्छा इंसान बनाना है। वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप जो खुद अपने सपने उसके थ्रू नहीं जी सकते, वो आपके सपने जीने नहीं आया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारा वारिस और हमारी वो और हमारी लीनियज, हम जो डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा, फौजी का बच्चा फौजी बनेगा, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनेगा, भाई छोड़ दो, जीने दो उसको। मतलब लिटरली एवरी सिमरन नीड्स टू लिव हर लाइफ। मतलब आप जिंदगी जो है मुश्किल कर रहे हैं बच्चों के लिए। एक तरफ उनकी जिंदगी बहुत आसान है और मेंटली आपने उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी। अब वो फंसे हुए हैं। तो सबसे आसान, इसीलिए ये थॉट बहुत प्रेवलेंट हो गया है। क्यों जी रहे हैं फालतू में सुसाइड। कुछ लोगों को आप वहां से वापस ले आते हैं, कुछ को आप बचा लेते हैं सही समय पे, कुछ को नहीं बचा पाते। If you get into drugs, then things start taking drugs. That's even worse. And with the availability of everything being so easy today, it's another problem. So do you think, like, of course parents बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, जैसे पर आपने कहा जैसे 17 years के बाद तो एक रिलेशन पेरेंट्स के साथ थोड़ा दूर होता ही है। आप फ्रेंड्स में घुसते हैं, आप अपनी और लाइफ सोशल सर्कल में जाने लगते हैं। टुडे इन टुडेज वर्ल्ड, in the world of like real influenza, right? हम डेली मतलब आई गेस 12 to 13 आवर्स सिर्फ अपने फ़ोनों पे हैं, हमारा सर झुका हुआ है और हम सिर्फ फ़ोन चला रहे हैं। और आसपास के लोग भी, जैसे हमारा जो एक पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हो? जैसे उस चीज़ को हम कैसे फ़िल्टर करें? और ये अगर कोई पॉडकास्ट सुन रहा है, कोई ऐसा स्टूडेंट जो वो लोनली फील कर रहा है अंदर से, बट उसमें चेंज कैसे लाए, वो स्टेप वाइज क्या उसका तरीका होना चाहिए? तो अगर सबसे पहली चीज़, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको लग रहा है कि आपकी सुनेगा, आप ऐसा व्यक्ति ढूंढिए। ठीक है? बहुत सारे मेंटर्स, बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे काउंसलर्स ये करने को तैयार हैं। ठीक है? और डेफिनेटली मिलेगा कोई ना कोई। ठीक है? जिस सोशल मीडिया पे आप हो, आप उसी पे खोजना शुरू करो, लेकिन बीवेयर, बहुत ध्यान से खोजते खोजते ऐसा ना हो कि कोई आपका फ़ायदा उठा ले। उस पे आप खोजना शुरू कर सकते हैं। आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं जहां आपको प्रोफेशनली ऐसे लोग मिलेंगे जो ये करने को तैयार हैं और थोड़े से ज़्यादा रिलायबल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। इसके अलावा हर शहर में अब आप जनरली दे रहा काउंसलर्स, आपके लिए कोई ये इनिशिएटिव नहीं ले रहा तो आप अपने लिए खुद ही इनिशिएटिव लीजिए। गो मीट अ काउंसलर। ठीक है? 1 is that. 2, अ रूटीन, पूरे दिन का नहीं, सिर्फ दिन की शुरुआत का, रियली हेल्प्स। चाहे वो 1 घंटे या 2 घंटे का ही रूटीन हो कि मैं आई एम वेकिंग अप एट अ पर्टिकुलर टाइम और उस उठने के बाद मैं 1, 2, 3 ये चीज़ें करूँगा या करूँगी, जिसमें आपकी एक फिज़िकल एक्टिविटी, एक मे बी जर्नलिंग और राइटिंग और रीडिंग, एनीथिंग यू कैन पिक अप, और सेल्फ केयर इन्वॉल्व है। ठीक है? सेल्फ केयर कुड बी योगा, कुड बी मेडिटेशन, कुड बी जस्ट वॉशिंग योर हेड, like good hair care, good face care, good skin care, क्योंकि आप यही सब देख भी रहे हैं बहुत सारा। रील इन्फ्लुएंजा की आप बात कर रहे हो तो बहुत सारी रील्स हम ऐसे ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो उन्हीं में से सीख लीजिए और उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर लीजिए अपनी लाइफ में।
ठीक है, तो रील्स से भी कुछ सीखने का काम कर लीजिए, ठीक है, बनाइए एम्बियंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइब इज एसेंशियल। गेट सम कैंडल्स फॉर योरसेल्फ इफ यू नीड टू, burn those candles, have a nice shower, listen to great music, break that cycle of consistently and constantly watching something mindlessly. If you give yourself that routine, उस रूटीन के बाद जो है वो दिन काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रहेगा। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं is make a to-do list for yourself, and I've seen that really helps. Now this to-do list is not a timetable कि मैं 8:30 बजे उठूँगा, 10 बजे ब्रेकफास्ट करूँगा या करूँगी, या फलाना बजे ये करूँगी, फलाना बजे ऐसा नहीं है। टाइम टेबल नहीं बनाना है स्कूल का। That to-do list will have just probably 3 or 5 or 7 things that you should be doing, you think you should be doing in that particular day. वो हो सकता है पूरी कंप्लीट किसी भी दिन ना हो, विच इज़ फाइन एंड फेयर। रोज़ नई टू डू लिस्ट बनाइए, 5 मिनट दीजिए सुबह अपने आप को, आज मैंने 1 2 3 4 ये चीज़ें करनी है, जिसमें कोशिश करिए कि किसी की मदद करना शामिल हो, वो चाहे मम्मी की ही मदद करना क्यों ना हो घर में, ठीक है, बाहर किसी की मदद, दोस्त जो भी दोस्त हैं उनसे बात करना शामिल हो, क्योंकि जितनी ज़रूरत आपको है किसी के बात करने की उतनी शायद आपके दोस्त को भी है। पेरेंट्स से बात करने का कोई मुद्दा निकालिए और उनसे बात करिए उस पर, या जनरल स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, बिकॉज दे आर फार मोर वाइजर देन योर पेरेंट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, and they also need somebody to listen to them, like you need somebody to listen to you. So they will listen to you also, और वो आपको ज़्यादा कुछ ज्ञान भी नहीं देंगे क्योंकि वो निकल चुके हैं उस फेज से, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप अपनी टू डू लिस्ट में शामिल कर लेंगे, कोई किताब पढ़ना या कोई नई किताब खोजना या कोई नया कोर्स पिकअप करना, कोई नई हॉबी पिकअप करना, उस नई हॉबी में कोई चीज़ बना लेना, तो ये आपको हेल्प करता जाएगा टू एक्चुअली डेवलप योर सेल्फ एज अ पर्सन हु इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड अ प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग इनटू कि बिल्कुल ही सैडनेस के बबल में आप चले गए और आप फिर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दिस इज़ सो वंडरफुल मैम, एक्चुअली दिस इज़ एक्चुअली हेल्पफुल। आपसे बात करते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे ऐसे एडल्ट्स हैं जिनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी है, तो जो आपने रूटीन बताया है उससे आप एक तरीके से वो ब्रेक कर रहे हो, आप अपने अंदर का एम्पैथेटिक नेचर बाहर लाओगे, जो कि आजकल की जनरेशन में भी लोग कह रहे हैं कि नम होता जाता है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो अपनी बिहेवियर को, तो वो नम होता जाता है। टॉकिंग टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, एक्चुअली प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड जर्नलिंग विल आई गेस ब्रिंग बैक एवरीथिंग। एम्पैथी की बहुत कमी है और ये हमें सारी जगह नज़र आती है। हाँ, आप सड़क पे जाइए, मजाल है कि आपके आगे वाला या पीछे वाला ये सोच रहा हो कि वो कहाँ से आपको ठोक के जाएगा, या आप हॉर्न बजा रहे हैं तो वो बंदा आपके सामने आके और आगे आपसे निकलने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको आगे नहीं निकलने देना चाह रहा, उसको ये सोचना ही नहीं है कि तुम क्यों हॉर्न बजा रहे हो, ठीक है। गलत रास्तों पे जा रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स वो वायलेट करना कॉन्स्टेंटली, या पता ही ना होना उनका। लैक ऑफ एम्पैथी है, लैक ऑफ सिविक सेंस तो है ही है, बट लैक ऑफ एम्पैथी भी है। अपनी अर्न के लिए, अपने कमाई के लिए, अपने उसके लिए किसी को भी झूठ बोल देना, किसी से भी कुछ भी करवा लेना, किसी के दूसरे के टाइम की वैल्यू ना करना, ऑल इज लैक ऑफ एम्पैथी। लवली मैम, लाइक टेक होल्ड ऑफ योर ओन लाइफ इन जनरल, एंड पहले अच्छा इंसान बनो, फिर बाकी चीज़ें तो बाकी चीज़ें अपने आप बाय प्रोडक्ट है। मैम, इस पे हम अगर बात करें कि सोशल मीडिया, क्योंकि आप मीडिया लिटरेसी ट्रेनर भी हैं, तो मीडिया कैसे इस पे इन्फ्लुएंस डालेगा इन कमिंग ईयर्स? क्या आप सोचते हैं कि मतलब बच्चों पे और जनरेशन पे और इन करियर इन जनरल? क्योंकि आजकल ऐसा भी हो रहा है कि लोग इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके भी उन्हें फील होता है कि दे आर नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि मीडिया ज़्यादातर
जो मतलब चाय की टपरी खोल के बैठे हैं, आई एम नॉट लाइक डिमीनिंग देम इन एनीथिंग, बट आप अपने आप में खुश नहीं हो, आप दूसरों से खुद को कंपेयर कर रहे हो और जस्ट आपका फेस आ रहा है किसी वीडियो में या सोशल मीडिया पे तो आप उसको सक्सेस मान रहे हो. तो हाउ मीडिया प्लेज अ रोल इन ऑल दैट? सो यू नो, जब हम शोज़ बनाते थे, आई रिमेंबर in when I was in CNBC, and we used to make a lot of feature shows, auto, shopping, tech, travel, food, all of these. तो हमारा एक मैंडेट होता था कि हमें इसको एस्पिरेशनल बनाना है. तो इसको देखकर किसी को लगना चाहिए कि ये चीज़ उसके पास होनी चाहिए. ठीक है. मीडिया का मोस्टली काम ऐसा ही रहा है. ठीक है. वो या तो आपसे कुछ एस्पायर करा रही है, एंड बीइंग अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है. ठीक है. उसका कंजम्पशन हमारे देश में ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है और काफ़ी इंफोटेनमेंट के लिए भी हो रहा है. ठीक है. सिर्फ नॉलेज के लिए बहुत छोटा कंजम्पशन है. तो हमें इसको एज मीडिया, लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ मीडिया हाउसेज ऑल्सो हैव रियलाइज्ड कि इंफोटेनमेंट में पैक करके देना पड़ेगा. तो उन्होंने वो करना शुरू कर दिया है. उससे आप देखेंगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत अच्छी बातें बहुत ही चंद सेकेंडों में सिखा जा रहे हैं. ठीक है. एंड दे आर एन नंबर ऑफ देम. तो वो, अब आप अपना खुद का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, आप भी तो यही कर रहे हो ना, एक अच्छा इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश. तो ये जितना हम करेंगे उतना शायद हम, और ये जितनी हम जेन्युइनली करेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करके करेंगे, सिर्फ बात करने के लिए नहीं करेंगे कि 4 किताबें पढ़ ली और उसका जो हुआ वो बोल दिया सामने. नहीं. ऑथेंटिसिटी ज़रूरी है, लाइफ एक्सपीरियंसेस ज़रूरी हैं, ताकि सामने वाला करे कि हाँ ये इन्होंने करा हुआ है और ये हमें बता रहे हैं तो करके देख लेते हैं. उसका एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से अलग होगा. ठीक है. तो इस तरह से मीडिया हेल्प ज़रूर कर सकता है और करनी चाहिए, और उस दिशा में कर भी रहा है शायद धीरे धीरे. कंजम्पशन करते वक्त जो है, ऑब्वियसली देयर इज सम एथिकल, और या कहें कि हम क्योंकि मीडिया इतना ओपन है और अब सब कुछ गूगल और इस पे सब कुछ अवेलेबल है, एक्सप्लोरर और गूगल, आप सर्च मारिए आपके पास आ जाएगा. तो उसमें वो उनका बिजनेस मॉडल है. ठीक है. अब उस बिजनेस मॉडल में वो किसी को रोक नहीं रहे हैं, वो हर तरह की चीज़, हर तरह का कंटेंट आपको दे रहे हैं. वहीं जो आपने दूसरी बात कही कि बच्चे, बहुत सारे पढ़ा हुआ बच्चा भी ये सोच रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे आ गया तो नहीं आया तो मैं ज़्यादा वैलिड नहीं हूँ दुनिया के लिए, जो गलत है. जैसा नहीं सोचना चाहिए. अगर कोई चाय बेच रहा है या छोले भटूरे बेच रहा है और वो बेच के कैसे कमा रहा है, तो उसका वो थॉट प्रोसेस है और उसमें कोई गलत बात नहीं है. और एक्चुअली इस पे मुझे बहुत ही फ़नी एक, आप बोलोगे कि बता कमाल है, ऐसा भी कैसे इनके दिमाग में आ सकता है, बट हाँ, जिस दिन से मैं नौकरी कर रही हूँ उससे भी शायद पहले से, I always, so I'm a Maggie fan, okay, and I always wanted to have a Maggie shack with coffee. So coffee and Maggie cafe is what I wanted to open always. Okay. In between I've always, I mean, अब इसको मैंने और भी बढ़ाते चली गई. मेरे आइडियाज़, जो खाने की एक दुकान खोलने का मेरा आइडिया था, वो क्योंकि आई एम अ बिग फूडी एंड विच इज़ विजिबल, सो तो वो फूडीनेस जो थी उसने मुझे बहुत दूसरे आइडिया, एंड ऑल्सो आई एम अ पंजाबी, सो यू नो, क्लीशे बट सॉरी, पंजाबी होने की वजह से खाना बनाना और खाना खाना बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे लगता था कि कुछ चीज़ें मैं कर सकती हूँ. जैसे मेरे को मैगी का कैफ़े खोलना था, क्योंकि मैंने 100 तरह की मैगी के रेसिपीज़ लिख लिए थे, लिटरली 100 रेसिपीज़ आई हैड देम रिटन. Okay, and I wanted to open that this thing. So I could have. क्या problem है उसमें? You never know what would have happened. I mean, 20 years ago, if I would have had executed that idea, वो कुछ और ही होता. You can still actually. I can still any day. It's an idea that I can be, that can be kind of executed any day. But उसके लिए हिम्मत चाहिए. ठीक है? बहुत हिम्मत चाहिए ठेला लेके खड़े होने के लिए.
मेरे पास बहुत सारे ठेले के आइडिया हैं, ठीक है, तो वो लेकिन आज तक मैं कर नहीं पाई हूँ। बहुत मेहनत, बहुत हिम्मत, ठीक है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। नौकरी कंपैरेटिवली आसान रास्ता है, सिक्योर रास्ता है, रिस्क कम है, ठीक है। इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि मैं बीटेक और फनाना या जो भी करके बीकॉम, बीटेक, बीए, सीए, जो भी मतलब कोई भी डिग्री हासिल करके मैं उस जो ठेला लगा रहा है उससे भी कम कमा रहा हूँ, या उससे भी उसके जितना नहीं पहुंचा और वो सोशल मीडिया पे आ गया और मेरा प्रचार नहीं हुआ, तो भाई आपने रिस्क कम लिया है लाइफ में। एंड इफ दैट इज योर पर्सनैलिटी एंड इफ दैट इज योर इंटरेस्ट, ट्राई एंड बी हैप्पी विद इट, ठीक है। उस बंदे का रिस्क देखो ना कितना है, और अगर उसको सोशल मीडिया पे कवरेज मिल गई है फॉर वट एवर रीजन्स, जैसे कई सारे लोगों को मिली, किसी को मिली इसलिए क्योंकि वो MBA चाय वाला है, ठीक है, किसी को मिली इसलिए क्योंकि वो CA भटूरे वाली है या वट एवर, किसी को मिली इसलिए ऑथेंटिकली क्योंकि वो बढ़िया मोमो खिलाते हैं और सालों से अपनी स्टॉल लगा रही हैं, आंटी जी हैं, किसी को मिली इसलिए कि वो बाबा जी हैं और उनके जो वो खिलाते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। जिसको भी जिस भी वजह से वो मिली, आप वहाँ पर उनकी ज़रूरत और उनका रिस्क फैक्टर देखिए। उनसे ये मत सोचिए कि वो सोशल मीडिया पे आ गए तो वो बहुत बड़े हो गए और आप इररेलेवेंट हैं। आप अपनी जगह रेलेवेंट हैं, आपने अपना जो सीखा पढ़ा उससे आप रेलेवेंट हैं। आप AC दफ्तर में बैठ के नौकरी कर रहे हैं और आपको महीने की तनख्वाह आ रही है। ऑफ कोर्स वो व्यक्ति बाहर धूप में ठेला लगा रहा है और उसको महीने की इर्रेगुलर इनकम आ रही है, ठीक है। तो कंपैरिजन नहीं है ही नहीं और करना भी नहीं चाहिए। और सोशल मीडिया का जहां तक बात है, वो सिर्फ एक माध्यम है मार्केटिंग का, आज है कल नहीं है। एग्जैक्टली अब आपको आज मैंने आपके सामने 4 उदाहरण जो लिए उसमें से एक का भी नाम मुझे याद नहीं है। कल को मैं दिल्ली जाऊंगी और दिल्ली का कोई फलाना जी पॉपुलर जो हुए मुझे याद है, अच्छा वो है, वो चांदनी चौक में कहीं है बंदा, नाम नहीं याद है, क्योंकि इट्स जस्ट दैट मच वायरल एंड आउट। 3 महीने का खेल है। एक्चुअली लवली मैम। सो इस पॉडकास्ट में आई गेस हमने सब कुछ ही कवर कर लिया है। पेरेंटिंग से लेकर आपने हमें बिजनेस एथिक्स एंड मनी हैंडलिंग तक भी टिप्स दी हैं, हाउ टू मैनेज योर रूटीन, एंड आई गेस दिस इज़ अ वेरी पैक्ड अप पॉडकास्ट। एट द एंड जस्ट लास्ट क्वेश्चन, जो स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या अपकमिंग पेरेंट्स, what are the 3 main qualities you want as a counselor कि हर इंसान में होनी चाहिए? That can be like worked upon through मतलब एक पेरेंट उस पर वर्क करे अपने बच्चे के साथ, और अगर कोई बच्चा है 14-15 साल का और वो चाहता है कि मैं आगे लाइफ में फुलफिल्ड फील करूँ या सक्सेसफुल फील करूँ, तो उस चीज़ों के लिए क्या वो 3 क्वालिटीज़? सबसे पहली चीज़ क्यूरियोसिटी। नहीं है तो डेवलप करो, सवाल पूछो। हर चीज़ का हमें जर्नलिज्म में सिखाते थे 5 W's in 1 H। 5 W's in 1 H। 1 H, ठीक है। तो what, where, when, why and how, हर चीज़ के लिए ये 5 सवाल आपके पास होने चाहिए। आप जितना क्यूरियस होंगे उसी से आपकी दूसरी क्वालिटी ट्रैवल करके आती है, विच इज़ लर्निंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग। आप everyone, and I thoroughly believe in it, is a work in progress। अपने आप में आप भगवान तक नहीं, ये जिसको हम भगवान मानते हैं अगर लोग बोल रहे हैं तो मतलब कहानियाँ हैं, या अगर आप गीता पढ़ेंगे तो everything is a work in progress। आप कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होते हैं हर नई सिचुएशन के साथ, हर नए जॉब के साथ, हर नए माहौल के साथ। तो बस इम्प्रूव होने की कोशिश करिए लर्न करने के साथ साथ, और वो इम्प्रूव आप तब हो पाएंगे जब आप लर्न करेंगे, और लर्न करते करते यू विल कीप रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। एंड द थर्ड क्वालिटी, सो क्यूरियोसिटी, लर्निंग एंड एम्पैथी।
And you'll be empathetic when you listen. You'll be empathetic when you go out and start helping people. These are some ways to practice empathy. The more you practice it, the more you will understand it. So I guess not only parents, not only children, students, everybody from teachers to everybody else, if you have these three, you can be a good team lead. You can run a great business. You can be probably anything that you want to be. Lovely, ma'am. Thank you for these tips. And the people who want to contact you personally, how can they find you and where, please? So I have a website which is called thefutureskillscompany.com, and you can get onto that website and write in to me. My email ID otherwise direct is shweta@thefutureskillscompany.com. You can write in directly to me on that email ID, and I'm every day on that ID, so I check it. So these are the two places that you can get in touch with me. Of course. Thank you, ma'am. Thank you for... Oh, and also, sorry, so you can connect with me on LinkedIn. I'm pretty active there, so. Sure. So all these links and everything will be in the description. And thank you so much, ma'am. Thank you for being here on this show. And I want to actually honor you, क्योंकि हमारी टीम मेंबर्स से आपके थ्रू मुझे कांटेक्ट मिला है, and I want to like all right, this is just a short thank you so much gesture thank from you my side. thank you so much, ma'am. Thank you.